पहले हम वो 15 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लगभग हर एक सब्जेक्ट में आते हैं, कॉमन है, कोई भी उनको हटा नहीं सकता, हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा पूरा सिलेबस रख दिया है, ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। हो सकता है टॉपिक में या आपके सिलेबस में हो सकता है 20 टॉपिक हो, मैंने 4 निकाले हैं, 8 टॉपिक हो, मैंने 4 निकाले हैं, मतलब कंपैरेटिवली कम टॉपिक्स बट काम के टॉपिक्स जो आपको स्कोर बहुत अच्छा कराएं। मैथ्स पेडागोजी हुआ, ईवीएस हुआ, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि अभी से ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे, बजाय कि आप पेपर से 10 दिन पहले ये चीज़ अप्लाई करो। जनरली मैं हर साल 10 दिन पहले हम इस तरह की बातें करते थे, अभी और इसको थोड़ा सा मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। सीटेट की फिर कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आपको लेट्स लर्न से देख लेनी चाहिए, उस पर सबसे बाद में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं और कैसे कैसे आपको सॉल्व करनी है चीज़ें, उन पे चलते हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो 150 नंबर का पेपर है, 150 ही मिनट है, ऑनलाइन है। 30 मार्क्स के ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो ये दोनों मिला करके मान लीजिए आपका SST और साइंस एंड मैथ्स हो जाएगा 60 मार्क्स में, बाकी सारे 30 मार्क्स के आपके हैं। ठीक, पहले इन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, या सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं जो पूरे 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण है। ठीक, पहले इन्हीं की बात करेंगे। देखिए समझ लीजिएगा, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने हैं। ठीक, समझते हैं एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो पूरे सीटेट में ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट या ईच सब्जेक्ट, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनमें ओवरऑल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक, चाहे हम बात करें किसकी, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। इवन मैथ्स पेडागोजी में भी जब आप आंसर कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि बच्चा डेवलप कैसे होता है, विकास कैसे होता है बच्चे का, तो आप बेहतर आंसर लगा पाएंगे, बजाय कि आपको पता ही ना हो, आपने पेडागोजी ही ना पढ़ी हो। अगर आपने बाल विकास नहीं पढ़ा, आप सीटेट क्रैक नहीं कर पाएंगे, तुक्के में हो जाए बात अलग है। ठीक, क्योंकि लगभग हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, और वो पेडागोजी इंस्पायर्ड है CDP से, तो आप इनको CDP के टॉपिक्स भी कह सकते हैं, या फिर आप इनको ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के हर सब्जेक्ट के कह सकते हैं। डेवलपमेंट लगभग हर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, आपको मैथ्स में भी प्याजे के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लैंग्वेज में भी प्याजे के, वाइगॉस्की के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोहलबर्ग चलो मान लेती हूँ सिर्फ CDP में आता है, लेकिन ये अपने आप में तीनों मिलके 4 नंबर CDP के और कम से कम भी 2-2 नंबर अदर सब्जेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। प्याजे वाइगॉस्की का जो लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है, ईगो सेंट्रिज्म या फिर अहम केंद्रित वाक, प्राइवेट स्पीच, वो आपसे भरपूर रूप से पूछा जाता है ना। चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, प्याजे का जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का क्वेश्चन रहता है कि लॉजिक कब आता है बच्चे में, वो मैथ्स पेडागोजी में भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि इनको हम इतने अच्छे से कर लें कि दिक्कत हमें ना हो कल को। ठीक है जी बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक टॉपिक है CCE का। इन तीनों को आप वीडियो में मैंने डिस्कशन किया हुआ है यहीं लेट्स लर्न पे, वहीं देख सकते हैं। ठीक, CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कोई ऐसा 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट बता दीजिए जिसमें CCE से क्वेश्चन ना आता हो। मतलब हर एक सब्जेक्ट में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन आएगा, CCE से क्वेश्चन आएगा, है ना। असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या है ना। इसके अलावा ये आपका जो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें, तो CCE में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा और हर सब्जेक्ट में आएगा। ठीक, मैं अभी बाद में ये भी बता दूंगी इनमें से भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 15 में से भी। सबसे पहले आपको पूरी तैयारी में ये 15 टॉपिक करने हैं, चाहे लेट्स लर्न पे यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल सर्च करो, किसी किताब से पढ़ो, नोट्स बना लो इन 15 टॉपिक के, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ। नेक्स्ट है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें फ्री और अनिवार्य शिक्षा की हम बात करें, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। RTE एक्ट से क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक में आ जाते हैं, एकाध, मतलब कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। NCF की अगर हम बात करें तो NCF 2005 हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, CDP के लिए भी। NCF क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक, इसको आप समझेंगे, इन पे वीडियोस बनाई हुई है मैंने, वो देख सकते हो आप। NCF 2005 में CDP में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, मैथ्स में भी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, EVS में भी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, सब जगह आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का तो CDP में टॉपिक है, अकेला टॉपिक 5 नंबर का है ये। ठीक, यानी समावेशी शिक्षा जो है वो 5 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। समावेशी शिक्षा है क्या, आपको सबको इंक्लूड करके रखना है, सारी डिसेबिलिटीज इसमें आ जाती हैं, जो भी अक्षमताएं हैं, क्या नजरिया आपका रहना चाहिए
बच्चे के प्रति ओवरऑल आपके हर एक टॉपिक को ये टच करता है कहीं ना कहीं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर तो सीडीपी में दिलाएगा आपको, इसके अलावा 5 से 7 नंबर, इवन 10 नंबर तक बाकी सब्जेक्ट में दिला देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे समावेशी शिक्षा की बात ना होती हो, सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड करने की बात ना होती हो। ठीक है, ऐसे लाइक शेयर करते रहना खुशी खुशी। मैं भी थोड़ा सीरियस दिख रही हूँ, ये नंबर देख के मेरे को याद आया है ना, 10,569 लोग हैं हम अभी, पूरे इतने के इतने लाइक। और ये टॉपिक को अप्लाई करना है, अगर लाइक नहीं भी करना तो इनको अप्लाई कर लेना, पेपर क्लियर हो जाएगा, लाइक से बड़ी बात है वो। ठीक, नेक्स्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, बट आपको पता होगा तो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा एवं विचार, ये आपके हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, इन तीन में बहुत महत्व डालेगा। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको भाषा के ऊपर मैथ्स और ईवीएस में भी देखने को मिलेगा। जेंडर अपने आप में हर एक सब्जेक्ट में आजकल देने लग गए हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है ना, लिंग जेंडर बायस क्या है, जेंडर इक्विटी क्या है, इस तरह की चीजें, तो जेंडर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम से कम 3 से 4 नंबर में अकेला है। मोटिवेशन अगेन एक नंबर में मिनिमम सीडीपी में, और बाकी सब्जेक्ट में भी एक आध नंबर में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है तो टोटल सब्जेक्ट मिलाकर के 3 से 4 नंबर बन जाएं। और मोटिवेशन आसान टॉपिक है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, ये लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सीडीपी तीनों जगह आएगा, मतलब 5 नंबर बन गए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, और हो सकता है कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी स्टार मार्क कर लेना इस पे। तो फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं लैंग्वेज स्किल्स, अगेन इस पे भी स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि हिंदी पेडागोजी, भाषाई कौशल बोलते हैं इनको। एक बार अगर आपने, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, लैंग्वेज के जितने भी टॉपिक हैं ऐसे टॉपिक हैं जो आपने एक सब्जेक्ट में पढ़ लिए, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे अदर लैंग्वेजेस हो, आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एक बार में ही तैयारी हो जाती है, आपका बाल विकास भी तैयार हो गया लैंग्वेज स्किल्स के लिए, आपका हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ऐसे टॉपिक करो ना जो बिल्कुल आपको स्कोर दिलाएं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, आप पूरा सिलेबस उठा के देखिए सीटेट का, आपको हर एक सब्जेक्ट में 5 के 5 सब्जेक्ट में या 4 के 4 सब्जेक्ट में, पेपर 2 की बात करूं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग मिल जाएगा, मैथ्स में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सीडीपी में भी, और ईवीएस जो आपका एक और सब्जेक्ट जो भी बचता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सीडीपी और ईवीएस, यही 5 सब्जेक्ट। एसएसटी में भी फॉर दैट मैटर, साइंस एंड मैथ्स में भी फॉर दैट मैटर। अगर हम बात करें किसकी, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग की, डायग्नोस्टिक क्या होता क्या है बेसिकली, अभी इस पे भी बात करेंगे। होता ये है कि बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है, उसको पहचानेंगे कैसे, ये होता है डायग्नोज करना, और उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दोबारा एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे, किसी नए ढंग से पढ़ाएंगे, कैसे बीच में जो भी एरर है, कमी है, गैप है, उसको फिल कैसे करेंगे। ये इतनी सी कहानी है इस टॉपिक की, और हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक, फिर है टीएलएम, ये भी 5 के 5 सब्जेक्ट में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। भाई पढ़ाने की बात हो रही है ना, आप टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए, और अपने अपने हर सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइमरी में जा रहे हैं तो आप मैथ्स भी पढ़ाएंगे, ईवीएस भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, तो सबकी सामग्री का आपको पता होना चाहिए कि कौन से टीचिंग मटेरियल आप लेकर के जाएंगे। चार्ट के बारे में आजकल तो दुनिया भर के आपके जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो भी हैं, कुछ होती है ऑडियो आपकी, कुछ होती है सिर्फ वीडियो वाली, कुछ होती है आपकी ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री बोलते हैं। ये 3 मेन प्रकार हैं, तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढल जाओ कि किसमें क्या होगा। ईवीएस है तो एक्टिविटी सेंटर्ड ज्यादा होगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। मैथ्स है तो आप कोशिश करो एक्टिविटी की तरफ लेके जाओ, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो। फिर है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, इंटीग्रेटेड या मल्टी डिसिप्लिनरी या एकीकृत शिक्षण कहते हैं इसको, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट जोड़ करके पढ़ाना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो 15 टॉपिक मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये आपके पूरे पेपर में ओवरऑल इन एवरी सब्जेक्ट आपको ये हेल्प करेंगे। ओवरऑल जितने भी सीटेट के सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अगर हम स्टार मार्क करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, तो फटाफट से निकाल लेते हैं भाई, जिनको हम स्टार मार्क कर सकते हैं। ये सीडीपी के तो टॉपिक हैं ही, सीडीपी में सिलेबस में 22 टॉपिक के आसपास हैं, जिसमें से ये 15 इंपॉर्टेंट है। अब ये 15 इसलिए डालें क्योंकि ये हर एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, ओवरऑल पूरे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है ये। इन टॉपिक्स को सबसे पहले करो, तैयारी शुरू करने से भी पहले ये शुरू करो पहले, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर भी बाद में देखना है तो देखो, लेकिन ये सबसे पहले करो। अब इसमें से स्टार मार्क करने की अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, सीसीई इंपॉर्टेंट, चलो आरटी को हटा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एनसीएफ इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, लैंग्वेज एंड थॉट अगेन इंपॉर्टेंट, ये वैसे इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो लैंग्वेज एंड थॉट है ना, ये लैंग्वेज स्किल्स
और ये लैंग्वेज लर्निंग, ये तीनों टॉपिक एक ही मान के चलो आप, इन तीनों को एक ही टॉपिक मान के चलो, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे कि भाषा क्या होती है, एक्वायर कैसे करते हैं और इसकी स्किल्स कौन सी होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही 4 स्किल्स हैं, LSRW बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6, इन तीनों को मिला दूं तो 6 टॉपिक हो गए। जेंडर इंपॉर्टेंट है 2-3 नंबर में, 7वां टॉपिक मान लेना इसको। ठीक, ये तो भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 टॉपिक्स हो गए, इनको और काट दिया जाए अगर, हालांकि ये इनमें से हटाने के लिए बचा नहीं है कुछ, ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है सभी सब्जेक्ट्स को देखते हुए, लेकिन इनमें से भी अगर हम छांटे हैं तो 9 टॉपिक्स बनते हैं आपके। इन तीनों को मैंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये 9 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, इन 9 टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने ये रट लिया, समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अकॉर्डिंग, और साथ में प्रीवियस ईयर भरपूर लगाने पड़ेंगे, या फिर क्लासेस अटेंड कर लो, एक बार नोट्स बना लो इन सब के, या PDF डाउनलोड कर लो, मैंने कहीं ना कहीं शेयर की होगी, या फिर वीडियोस देख लो प्रीवियस। अगर ये 9-10 टॉपिक या ये 15 टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर लेते हो विद प्रीवियस ईयर, नहीं रुकेगा पेपर। लेकिन सिर्फ रुकने की बात नहीं है ना, हमें थोड़ा सा स्कोर भी अच्छा करना है, क्योंकि अगर आप सीटेट में हार्डवर्क कर लेंगे लाइफ में, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अगर लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा या अच्छा करना हो, जो आप सच में चाहते हो, उसके लिए पहले एक बार हार्डवर्क कर लेना चाहिए। स्मार्ट वर्क भी करना आ जाता है टाइम के साथ। तो स्मार्ट वर्क सीखने के लिए हार्डवर्क की जरूरत होती है, वो सीटेट में अगर आपने कर लिया तो आगे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दें, चाहे D2SB का एग्जाम दें, कल को आपको स्मार्ट वर्क भी समझ में आने लगेगा। यहाँ थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये 9 टॉपिक तो करने ही करने हैं, ये CDP प्लस ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये NCF है, जैसे NCF की गाइडलाइंस हैं 5, उन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आता है हर सब्जेक्ट में 5। ये जो गाइडलाइन है इनको घोल के पी जाओ, बिल्कुल 5 हैं ये, और इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन घूमते हैं ज्यादातर। NCF के क्वेश्चन इन्हीं 5 गाइडलाइंस के अराउंड आते हैं। बाकी NCF पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक बार सर्च करके देख लो, NCF बाय हिमांशी सिंह। हिंदी पेडागोजी की बात करते हैं, देखो पैसेज तो आप 5 पैसेज, मतलब 5 साल के 10 पैसेज हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सॉल्व करके देखो प्रीवियस ईयर के, वहां से प्रैक्टिस होगी और आपके नंबर बचेंगे, मतलब टाइम बचेगा पेपर में। पैसेज कभी रिपीट नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर से करनी है, क्योंकि पैटर्न वैसा ही रहेगा। ऐसा मत करना कि SSC के पैसेज प्रैक्टिस करने लग गए और पेपर देना था सीटेट का। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी क्या है? हिंदी पेडागोजी में वैसे 10 के आसपास टॉपिक हैं, 8 या 10 टॉपिक हैं, जिसमें से ये मैंने 3 से 4 टॉपिक आपके निकाले हैं, और ये पहले से कवर्ड हैं। जो टॉपिक मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए थे वो मैंने पहले ये इनको इंक्लूड कर दिया था, और इसके अलावा कोई और टॉपिक बचता भी नहीं है हिंदी पेडागोजी में। ठीक, भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण। भाई अधिगम क्या होता है? जो आप प्रॉपर सीखते हैं एफर्ट और प्रैक्टिस करके, जैसे कि आप लैंग्वेज स्कूल में जाके सीखते हैं, वो अधिगम है। अधिग्रहण क्या है? जो आपने घर में एक्वायर कर लिया। इतने सिंपल तो टॉपिक हैं, खेलते कूदते आप कर लोगे इनको, सिर्फ वीडियो भी देख लोगे तो कर लोगे। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अभी आगे भी कराने वाली हूँ। ठीक, भाषाई कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स, सूबो पाली से याद कराया हुआ है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको इंग्लिश में LSRW कहते हैं। अब ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, CDP में भी हेल्प करेगा, हिंदी में भी हेल्प करेगा। मतलब इससे ज्यादा विन विन सिचुएशन किसी और पेपर में हो नहीं सकती कि इतने कॉमन टॉपिक्स, है ना। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। TLM अगेन पढ़ाओगे कैसे? चार्ट लेके जाओगे, लैंग्वेज लैब में लेके जाओगे, अंताक्षरी खिलवाओगे, क्या करोगे? लैंग्वेज को लेके सिंपल, उनका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है वो त्रुटियां करते हैं उस तरह की, तो उसको कैसे करेंगे? विविध कक्षा में भाषा, ये लैंग्वेज के लिए, दोनों लैंग्वेज के लिए, इवन सभी लैंग्वेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्स क्लास में लैंग्वेज कैसे सिखाओगे। डाइवर्स का मतलब क्या है? मल्टीलिंगुअल क्लास, बहुभाषी कक्षा। बिल्कुल इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है लैंग्वेज के लिए जिसकी हद नहीं है। मल्टीलिंगुअल क्लास यानी कई भाषाओं के बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो आप उनको कैसे सिखाएंगे। भाषा की कठिनाई, भाई मुश्किलें क्या होती हैं लैंग्वेज सीखने में, गलतियां क्या करते हैं बच्चे, त्रुटियां क्या करते हैं, एरर क्या करते हैं। कई बार वो भाषागत त्रुटि करते हैं ना, कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, कहीं जहां ED नहीं लगाना था वहां ED लगा दिया। कई बार क्षेत्रीय प्रभाव उनके ऊपर होता है। क्षेत्रीय प्रभाव में क्या है? कोई बच्चा है जो सड़क को सरक बोलता है, तो वो क्षेत्रीय प्रभाव है, वो रीजनल उसका क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंस है। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। तो विन विन सिचुएशन है, आपको हिंदी इंग्लिश की अलग तैयारी करनी ही नहीं है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर जगह पे आएंगे, ये उन्हीं 9 टॉपिक्स में इंक्लूडेड हैं। विकार, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में आप वैसे भी पढ़ेंगे कि डिस्फेजिया क्या होता है, अफेजिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, ये विकार वगैरह वहां पे भी आते हैं। ठीक, तो ये कुछ 4 टॉपिक हैं टोटल जो इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोजी में, और ये 15 नंबर दिला देंगे आपको, और ये उन 9 टॉपिक्स में भी इंक्लूडेड ही थे ऑलमोस्ट।
इंग्लिश पेडागोजी की बात करें, अगेन सेम 4 टॉपिक्स। हालांकि सीटेट तो हिंदी और इंग्लिश को अलग बांटता ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज को अलग नहीं बांटता, सिलेबस सबका सेम है। बस इंग्लिश के लिए इंग्लिश का पढ़ोगे, हिंदी के लिए हिंदी का पढ़ोगे, तो उस केस में गड़बड़ होनी ही नहीं है। इंग्लिश पेडागोजी देख लो, फिर ईवीएस और मैथ्स समझेंगे। तो वो 9 to 15 टॉपिक अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिए तो आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता। और लाइक शेयर कर दिया तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। ये कितनी कितनी वाहियात बातें मैं करने लगती हूँ, क्योंकि कई बार मैं ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ ऐसी बातें करते हो, तो मुझे बीच में जब कुछ याद नहीं आता तो लाइक शेयर याद आता है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। इंग्लिश पेडागोजी अगेन वही 4 टॉपिक्स हैं। लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। लर्निंग वो होती है जो आप स्कूल में जाके सीखते हैं, और एक्विजिशन वो है जो आप घर में एक्वायर कर लेते हैं अपने आसपास से। ठीक, लैंग्वेज स्किल्स, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपने इंग्लिश को लर्न किया होगा, अगर आप यूएस में पैदा होते तो आपने एक्वायर कर ली होती। जैसे हमने हिंदी एक्वायर किया, अधिग्रहण किया है, और अधिगम किया है किसका, इंग्लिश का, जनरल तौर पे। लैंग्वेज स्किल्स अगेन वही हैं, 4 स्किल्स हैं, उन्हीं को कैसे यूज करेंगे सीखेंगे। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अगेन वही 3 प्रकार के तो होते ही हैं, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, श्रवण दृश्य और दृश्य श्रवण सामग्री। इनमें 3 प्रकार हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, वही मेन चीजें हैं। लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में आप कैसे पढ़ाएंगे, सभी बच्चों का ध्यान रखना है और बच्चे की मदर टंग पे फोकस करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, मदर टंग पे हमेशा फोकस करना है। अभी मैं कुछ वर्ड्स भी बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट हैं। लैंग्वेज पढ़ते समय डिफिकल्टी क्या होती है, डिसऑर्डर्स क्या हैं, यही सारी चीजें हैं। मैथ्स पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। पहले कैसे कवर कर चुके हैं, एक तो ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो चलो मैं मानती हूं कि ये नया टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा TLMs हम कर चुके हैं, बट मैथ्स के लिए अलग से TLM पढ़ लेना थोड़ा बेहतर तरीके से, जिसमें अबेकस क्या है, या फिर जो आपका इसमें कई सारे टूल्स आते हैं, अभी एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो वो आपको पढ़ने हैं मैथ्स के TLM। इसके लिए एक टैप इनटू टीन माइंड्स, अगर आई थिंक टैप इन है, टैप इन टू है, टीन माइंड्स, मैंने ये वेबसाइट में शेयर कर दूंगी। अनुराग, जिनके लास्ट टाइम 143 आए थे, आप लोग कहेंगे कि मतलब बार बार मैं रिपीट करती रहती हूँ, बट उन्होंने कई सारी वेबसाइट मैथ्स के लिए बताई थी जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं भी करा दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेबसाइट आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM के लिए पढ़ सकते हैं, या कोई भी बुक अगर आपने ली हो, चाहे वो मैकडॉ-हिल हो या कोई भी जिसमें दिया हुआ हो, या प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो। इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, इवेल्युएशन अगेन ये CCE का ही हिस्सा है कि आप इवेल्युएट कैसे करोगे बच्चे को, मूल्यांकन कैसे करोगे। अगेन डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ये अगेन अपने आप में अलग टॉपिक नहीं है, CCE के अंदर ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो 8 टॉपिक हो गए, एक और कम हो गया एक तरह से। तो कि आप डिफिकल्टी कैसे डायग्नोस करोगे और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। मैथ्स पेडागोजी की बात हो गई, अब EVS की बात करते हैं। और इसके जो मैथ्स के 15 नंबर हैं वो आपको प्रीवियस ईयर से सॉल्व करने हैं, या कोई भी टीचर मिल जाए, या फिर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT वगैरह पढ़ के वो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। EVS की अगर हम बात करें तो ये 6 थीम्स हैं जिनसे कई क्वेश्चन बनते हैं। थीम बेस्ड करिकुलम है। थीम्स कितने हैं, 6 ब्रॉड थीम्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इनको अच्छे से करना है। फूड के बारे में पढ़ना है, शेल्टर के बारे में, वाटर के बारे में, ट्रैवल के बारे में, और थिंग्स वी मेक एंड डू। अभी आप NCERT से पढ़ेंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर से पढ़ेंगे। उसके अलावा ज़्यादा फालतू टाइम है तो आप प्राइवेट स्कूल की कोई किताब उठा सकते हैं, 1st to 5th की, है ना, ये आप कर सकते हैं। ये इन 6 थीम्स के अराउंड ही वो 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। तो पेडागोजी में आपको ध्यान रखना है, वैसे आप NCERT अगर पढ़ लेंगे तो पेडागोजी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। EVS में कि एक्टिविटीज़ क्या कराएंगे बच्चे को, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, क्योंकि EVS वो सब्जेक्ट है छोटे बच्चों के लिए जिसमें साइंस भी इंक्लूडेड है, जिसमें सोशल स्टडीज भी इंक्लूडेड है, और जिसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है। तो एक्टिविटी सेंटर्ड ज़्यादा होना चाहिए, डिस्कशंस ज़्यादा होने चाहिए, जो परिचर्चा जिसको बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है EVS की, ये आपको बताना है। इंटीग्रेटेड EVS अगेन वही बात, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट एक ही में इंक्लूडेड हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, या एनवायरमेंटल EVS की फुल फॉर्म क्या है, तो EVS की फुल फॉर्म एनवायरमेंटल साइंसेज ना होकर के एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं सीटेट में उसमें। तो ये बेसिक चीज़ें जो 4-5 टॉपिक हैं आपको पता होने चाहिए, चाहे आप अपनी DLED की किताबों से पढ़ें, BEd की किताबों से पढ़ें, चाहे ये टॉपिक्स हैं जो आपको दुनिया के जिस कोने से मिले पढ़ लो, चाहे वो यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ो, गूगल सर्च करो, कुछ और करो, बट नोट्स अपने बना लेना, क्योंकि आपने 36 सोर्स तो इकट्ठे कर लिए और आपके दिमाग में रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं बचेगा। ठीक है जी, तो ये बात हुई EVS की। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, या सीटेट में पढ़ रहे हो चीज़ों को। जैसे
एक्सेप्ट और नॉट का ध्यान रखना है। कई बार पेपर में, और ये आजकल स्पेशली होने लग गया, पहले उतना नहीं होता था, एक्सेप्ट और नॉट लिखा हुआ होता है कहीं कहीं कि एक्सेप्ट दिस, या फिर इफ दिस इज नॉट राइट, तो वो नॉट भूल जाते हैं हम कई बार, वो चुपके से लगा देता है नॉट या एक्सेप्ट, और हम भूल जाते हैं। ये नॉट और एक्सेप्ट देख के ऐसे कान खड़े करने 3 इडियट वाले, और ध्यान से आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, बट ये क्वेश्चन जो है पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझना सीखिए, आपका आधा काम वहीं सॉल्व हो जाएगा। कई बार हम सारे टॉपिक कर लेते हैं, फिर भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पा रहे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो वो भाषा समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन की, और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी, मतलब ये तो मैं बिल्कुल एकदम सही तरीके से कह सकती हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, आपको लैंग्वेज समझने में बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन की, कि वो कहना क्या चाहता है। स्पेशली लास्ट ईयर की सीटेट एक्सपर्ट सीरीज भी, या बाकी ईवीएस वगैरह की सीरीज भी, और जो हम करने वाले हैं वो भी। एक्टिविटी, इंक्वायरी, इंटरेक्शन, इसमें बच्चों को प्रमोट करना है आपको। मतलब ये पॉजिटिव चीज है कि आप बच्चे को एक्टिविटी करने दे रहे हैं, इंक्वायरी करने दे रहे हैं। वो ऑप्शन जो एक्टिविटी का मौका दे, जो इंटरेक्शन का मौका दे, अन्योन्य क्रिया का, एक्टिविटी का मौका दे, वो बेस्ट ऑप्शन है। कोऑपरेशन, असिस्ट और कोलैबोरेशन, अगेन बच्चे के सहयोग को बढ़ावा देना है आपको। तो जो ऑप्शंस कोऑपरेशन की बात करें, उस तरफ आपको लेके जाना है आंसर को। फिर है नो कंफर्ट टू टीचर, कभी भी ऐसा नहीं करना कि कोई काम है मान लो, तो वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टीचर को आराम मिलेगा। एक ऑप्शन ये है, तो ये ऑप्शन तो कभी सपने में भी चूज नहीं करना जब तक नॉट ना लिखा हो। ऑल ऑफ द अबव के चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार, ये तो मतलब यूनिवर्सली क्या कहें, प्रूवन है कि नन ऑफ द अबव के चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली ऑल ऑफ द अबव के। ऑल ऑफ द अबव तब तक आप, मतलब नन ऑफ द अबव तब तक चूज मत कीजिए जब तक श्योर ना हो, और ऑल ऑफ द अबव में जब तक तीनों में मान लो 3 ऑप्शन है ऊपर के, अगर 2 भी में भी डाउट है, या एक में भी अगर डाउट है, तो आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये पेपर टाइम पे ज्यादा काम आएगा जब तक आप काफी तैयारी कर चुके होंगे। नन ऑफ द अबव अगेन ध्यान रखना है, ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं, जब तक आपको श्योर ना हो तब तक आप ये लगाए ना। मैचिंग और अजर्शन, ये नया टाइप इस बार आया है। मैचिंग के क्वेश्चंस तो चलो इन्होंने पिछले 1-2 साल से देने शुरू कर दिए थे, केवीएस भी देता था कि मैच करो, 3 इधर स्टेटमेंट दे दिए होंगे, 3 इधर दिए होंगे, फिर मैच करो, उसके नीचे जाके आपको आंसर करना है। कई बार तो कई लोग ऊपर ही देख के आंसर कर देते हैं। दूसरा, ये अजर्शन वाले क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, जो इन्होंने मॉक टेस्ट में भी ऐड किया है कि एक स्टेटमेंट 1 है, एक 2 है, एक 3 है। अब देखो ओनली 1 सही है, सिर्फ दूसरा सही है, या ए और बी दोनों सही हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल आने लगे हैं। तो ये आपको पढ़ के, और कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से क्लियर किए होंगे आपने, टॉपिक अगर आपका क्लियर है, तो दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो इस पे भी इस बार ध्यान रखना है। बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दी पैसेज, पैसेज सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है। पैसेज में अगर दिन को रात कहा गया है तो आप दिन को रात कहेंगे, अपनी मर्जी से अपना दिमाग नहीं लगाना होता पैसेज में, पैसेज के अकॉर्डिंग चलना होता है। और ये बात आपको कब समझ में आएगी, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर चुके होंगे, कम से कम पैसेज 5-10 आपने सॉल्व किए होंगे, उनके आंसर्स देखे होंगे ऑफिशियल, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सीटेट का पैसेज क्या पूछना चाहता है आपसे। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमने कुछ देखा, आंसर कुछ कर दिया, आपके अकॉर्डिंग सही था, पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं था। तो वो आपको देखना पड़ेगा पैसेज ने क्या कहा है, तो केयरफुली सॉल्व करना है। मदर टंग का बहुत ध्यान रखना है, बच्चे की मदर टंग को हमेशा एक्सेप्ट करना है। मातृभाषा को हम एक्सेप्ट करते हैं क्लासरूम में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है बात, क्योंकि मदर टंग में कंफर्टेबल होता है बच्चा अपनी मातृभाषा में। डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन, ये तो सीटेट में होता ही है, 150 में से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पेडागोजी की तरफ लीन करेंगे तो आप आंसर भी सही कर देंगे। दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं, अरे हिंदी तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ये अच्छे से कर लेती हूँ, हिंदी छोड़ दूंगी, वो गड़बड़ हो जाएगी आपकी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी आपके क्वेश्चन सही हो सकते थे उस सब्जेक्ट में भी। क्यों? क्योंकि एक तो पेडागोजी है, दूसरा अगर आप थोड़ा सा फन वे में भी तुक्का लगाने की कोशिश करते तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन सही हो जाते। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, फिर क्यों छोड़ना है पेपर। तो पेपर के टाइम को मैनेज करेंगे अगर, तो कभी भी सिंगल क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको छोड़ना भी नहीं है सीटेट में। छोड़ने का मौका मिलेगा DSSB वगैरह में, जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा सा करनी है, ब्रेनस्टॉर्म बच्चे को भी कराना है। आंसर करने से पहले बिल्कुल देखते ही आंसर को, कि फर्स्ट ऑप्शन देखा बाकी पढ़े ही नहीं, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने, और तब सोचना है कि कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में शुरू का एक वर्ड है जो पॉजिटिव है, उसके आगे नेगेटिव वर्ड है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड याद कर लो, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को यूज कैसे किया गया है, सारा खेल उस बात का है। अगर क्वेश्चन में नॉट लगा दिया, आपका पॉजिटिव भी नेगेटिव बन जाएगा। अगर ऑप्शन में 2 वर्ड पॉजिटिव है, तीसरा कह दिया, मान लो मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था, पेपर से पहले मैं दिखा भी दूंगी। कई बार क्या होता है कि बड़ी मेहनत से रटना है, ये लिखा है ऑप्शन में, मान लो इस बात को थोड़ा घुमा के कहेंगे वो, तो आपको लगता है कि यार बड़ी मेहनत लिख दिया, मतलब बड़ी अच्छी बात है, आपने लगा दिया उसको टिक, नीचे के ऑप्शन ही नहीं पढ़े, या उसको पूरा ढंग से पढ़ा ही नहीं। तो ब्रेनस्टॉर्म करना है, सोचना है, समझना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे फोकस करना है, मतलब ये आपको ध्यान में रखने हैं।
जैसे ये ऐसा वर्ड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड था और आपको ब्रेनस्टॉर्म करना भी आंसर करने से पहले। ओपन एंडेड क्वेश्चंस अपने आप में पॉजिटिव है कि बच्चे से आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें उसके विचार अभिव्यक्त हो पाए, एक्सप्रेस हो पाए। जस्ट ऐसा नहीं है कि येस और नो वाले क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो जहां ओपन एंडेड का ऑप्शन हो वो बेहतर है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, हमेशा अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना, मल्टीपल वेज में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में पूछा जाता है, क्रिएटिविटी पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन से भी जुड़ जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग होता है, एक दूसरे को, साथी समूह को पढ़ाना, सेम उम्र के लोगों को। लर्निंग डिसेबिलिटी होता है आपका कि सीखने में अक्षमताएं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसमॉर्फिया हो गया, ये सब चीज़ें। रियल एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है और डिसेबिलिटी वाले बच्चे को एक्सेप्ट करना है। बच्चे के रियल एक्सप्रेशन, जो वो सच में बताना चाहता है, उसकी भाषा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एक्सप्रेशन। चाहे वो गलत शब्दों का यूज़ भी कर रहा हो, गलत का मतलब है सही से प्रोनाउंसिएशन ना हो या सही से अपनी बात ना कह पा रहा हो, लेकिन उसको कहने दीजिए। तो जब एक्सप्रेशन की बात आए ऑप्शन में, तो आप बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका जहाँ मिल रहा है, जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो ऑप्शन बेस्ट है अगर आपसे सही तरीके से पूछा है तो। रोट, मेमोराइज और क्रैम, ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव वर्ड अगर कोई है पूरे पेपर में तो वो है रोट मेमोराइजेशन, रटना, या ये क्रैम करना, मेमोराइज करना, रोट मेमोराइजेशन, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक, अब नेगेटिव वर्ड्स तो नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक, जब तक आपसे नॉट ना पूछा हो या कुछ भी इस तरह का। ये सारी चीजें जो अगर आप ध्यान में रखेंगे, ये वीडियो आप दोबारा जरूर देख लीजिएगा। मैं जनरली कम बोलती हूँ ये बात, दोबारा एटलीस्ट, वैसे तो अगर कुछ भी समझने की चीज़ है तो आपको मल्टीपल टाइम्स देख के उसमें से नोट करके और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हार्डवर्क करके आपको स्मार्ट वर्क समझ में आता है। स्मार्ट वर्क ऐसे ही नहीं आ जाता यूं ही, थोड़ा हार्डवर्क अगर आपने किसी डायरेक्शन में किया होता है तब आपको स्मार्ट वर्क समझ में आता है। ठीक, अगर हम बात करें तो ये सारी ये जो भी वीडियो है इसको एटलीस्ट 2 बार देख के इसमें से नोट्स बना के और इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। पेपर आज के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक, सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। इसके अलावा सीटेट की प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूँ लेट्स लर्न पे, तो एक सीडीपी स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है। सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज है एक, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। हालांकि ये नए ढंग से शुरू होने वाली है कल से। सीडीपी फुल कोर्स है। अच्छा, एक और चीज़, आपको सीटेट के लिए सीटेट के हिसाब से पढ़ना है। कई लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपको पढ़ा देंगे, कई लोग आपको पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ा देंगे, ये सीटेट के काम के नहीं है ना। कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है आपका इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमनिज्म क्या है ना, साइको एनालिसिस क्या है, कॉग्निटिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो चलो इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। इसके अलावा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपके बिल्कुल काम के नहीं है, ना आपके सिलेबस में, ना कभी क्वेश्चन आया है, ना कभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है कि पहले किसने पहली प्रयोगशाला खोली और ये और वो, सीटेट के लिए जीरो, कोई नील इंपॉर्टेंस है बिल्कुल। इसके अलावा पर्सनैलिटी जैसे टॉपिक, व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं है सीटेट में, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है। इंटेलिजेंस के बहुत भारी टॉपिक नहीं आते, इंटेलिजेंस टॉपिक आता है अपने आप में, हार्वर्ड गार्डनर हमेशा पूछेगा। तो बच के रहिए ऐसे कोर्सेज से, ऐसे टॉपिक्स से, ऐसे टीचर्स से, ऐसी बुक्स से और खुद से सबसे पहले, क्योंकि अगर आप अनअवेयर हैं कि टॉपिक क्या क्या आएंगे, सीटेट ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा एक एग्जाम है जहां सिलेबस से बिल्कुल स्ट्रिक्ट करता है पेपर। अगर क्वेश्चन आते भी हैं आउट ऑफ सिलेबस तो वो एक आध आते हैं और वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, उसी से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, जो हमने पढ़ा नहीं होता। सीटेट वो एग्जाम नहीं है कहीं से भी कुछ भी दे देगा, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी जो पेपर में ना आती हों। विलियम वुंट ने क्या कहा था और कार्ल रॉजर्स ने क्या कहा था, ये सीटेट में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बात, तो टू द पॉइंट पढ़ना है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। सीडीपी फुल कोर्स की एक प्लेलिस्ट है। इसके अलावा 2 प्लेलिस्ट और हैं, एक बार मैंने व्हाइट बोर्ड पे कराया, एक बार पीपीटी पे कराया, इवन स्मार्ट बोर्ड पे तो यूपीटेट और रीट के लिए मैंने कराया था। उसके फिर आपको 1-2 सेशन छोड़ने पड़ेंगे जिसमें मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वगैरह कराए हैं, वो आपके काम का नहीं है। ठीक, ईवीएस एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ये आपके काम की। इसकी मैंने एक समरी भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट है ईवीएस एनसीईआरटी की। ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक प्लेलिस्ट है, कंटेंट एंड पेडागोजी की एक प्लेलिस्ट है, और सीटेट प्रीवियस ईयर का भी एनालिसिस मैंने किया हुआ है। ये सब मैं आगे भी कराने वाली हूँ, मैथ्स पेडागोजी। अच्छा, एक काम कीजिए, अगर वीडियो देखनी है 5 वीडियो देख लीजिए जो मैराथन है। 5 मैराथन्स मैंने यूट्यूब पे कराए थे लास्ट ईयर, एक बार इनको देख लीजिए, एक बेसिक समझ आपकी बन जाएगी। अब 5 में वही है, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब हमने किए थे। ठीक है जी। हाँ, पेडागोजी स्पेशल तो अपने आप में बैच भारी बैच है ना, उस पर तो कभी और बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, इस बात को पूरा अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। भुला दिया आपने? नहीं, पेडागोजी स्पेशल वालों को भुलाया नहीं है। 2 सेशन आपके साथ रहते हैं, वो हम करेंगे डिस्कस, उस चीज़ को टेंशन लेने की बात नहीं है। इवन D+P वाले बैच में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेडागोजी स्पेशल वालों ने आज तक के सबसे ज़्यादा सेशंस लिए हैं। इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बैच बन गया था ये तो। अच्छा, आज का टॉपिक है, 1 मिनट रुको। तो
तो ये वाला जो सेशन है इसको एक तो दोबारा देख लीजिएगा, ये चीज़ें अप्लाई कीजिएगा, नोट्स बना लीजिए और एक ऐसा ज़रूर रिसोर्स रखिएगा ताकि पेपर से पहले रिवाइज कर पाएँ। क्वेश्चन तो जहाँ से मर्जी जितना मर्जी वो करो, आपका प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अलावा कोई और आपका डाउट रहता हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।